अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर हमीद और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस टू एजुकेशन इन पाकिस्तान, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन सेक्टर को डिफरेंट डायमेंशन से कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू माइनॉरिटीज़, पावर्टी, कल्चर इश्यूज़ और कहाँ जो इश्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके लिए हमने इनवाइट किया है मिस्टर साद मीर को, जिनका प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में स्पेसिफ़िकली, और वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट करते हैं वहाँ पे और वो हमें बता सकते हैं कि कहाँ पे हम रिलेटेड टू एक्सेस ऑफ एजुकेशन लैग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साद। Thank you very much, Umar. It's been an excellent experience कि मैं यहाँ पे आया हूँ और जैसे आपने ख़ुद बताया access to education is your topic. First of all, let me thank you for inviting me. Secondly, let me also thank you कि आपने जो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन निगलेक्टेड रहती है और इस तरह के टॉपिक्स तो वैसे भी नहीं आते बिकॉज दे आर एक्सेस टू एजुकेशन एक चैलेंज है हमारे लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर सेलेक्टिंग सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। माई प्लेजर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वे वर यू बोर्न और आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ पे थी? Surely. I have a very diverse experience when it comes to this. I've been traveling and so on and so forth. So my early education was from APS system. मैंने APS system से पढ़ा. Then I had the chance to go abroad to study. So I did my bachelor's and master's from England. Here I came back in Pakistan and I also had chance to work and study in both Western culture as well as in our culture. So I'm currently serving in government setup. It has been about 8 years I've been serving in government setup and especially in education sector. Right. अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया गवर्नमेंट सेक्टर में और उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी? Well, गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने एजुकेशन से ही स्टार्ट किया. So I was very fortunate enough कि मुझे सबसे पहले जो चांस मिला वो एजुकेशन सेक्टर का ही मिला. और इनिशियली आई वाज एडमिनिस्ट्रेटर और अकाउंट्स मैटर्स को मैं देख रहा था, लेकिन क्योंकि हम जिस सेक्टर से काम कर रहे थे दैट वाज वेरी रेलिवेंट कि हम एजुकेशन के ग्रास रूट प्रॉब्लम्स जो लेटर ऑन हम आपके पॉडकास्ट में इसको डिस्कस भी कर लेंगे, जो ग्रास रूट के प्रॉब्लम्स होते हैं जी, ट्रेनिंग्स के, एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटीज़ के एंड सो फॉर. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग. आई स्टार्टेड फ्रॉम ऑफिसर लेवल फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन अबाउट 8 years आई एम इन सर्विंग. अच्छा, तो मुझे आप ये बता सकते हैं, चूँकि आपका जो बैकग्राउंड है वो करिकुलम से है, कैसे हमारी बुक्स जो हैं वो यानी कि स्टार्ट बिगिनिंग से कैसे जाती है और उसके बाद कहाँ पे हम जाके रुकते हैं? मैं एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रोसीजर क्या होता है एक बुक को डिज़ाइन करने में या लिखने में, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये तो मुझे आप ही बताएंगे कि जो सुनने में आता है और इवन डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे कि हमारी जो बुक्स हैं वो 93 की चल रही हैं, जो कि मेरे लिए एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है. तो आप ही ज़रा इस चीज़ पे बता दें मुझे. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप पहला सवाल ही इतना कोई इंटरेस्टिंग थ्रो करेंगे. बेसिकली टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम नॉर्मली इवन हमारे जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर काफ़ी अर्से से सर्व कर रहे थे उनको भी इसका डिफरेंस नहीं पता होता. तो पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ एंड देन वी विल मूव ऑन टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड. सबसे पहले तो करिकुलम की बेस पे किताब बनाते हैं हम और किताब स्कूल में नाफिज की जाती है, करिकुलम नहीं किया जाता. करिकुलम वो फ्रेमवर्क है जिसको देख के किताब बनाई जाती है. सो करिकुलम वो तमाम चीज़ों को एड्रेस करेगा जो कि किताब के अंदर होनी चाहिए. सो करिकुलम पहले बनता है और करिकुलम क्लासों में या स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि टीचर्स जो हैं उनको पता हो कि एग्जैक्टली करिकुलम के अंदर कौन सी चीज़ आएगी और टेक्स्ट बुक्स के अंदर कौन सी चीज़ उस तरह से इनकलकेट की जाएगी. करिकुलम की बेस पे, एज आई सेड, इन कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, करिकुलम की बेस पे हम टेक्स्ट बुक्स डेवलप करते हैं. और जो अब आपको आई थिंक इन दोनों का डिफरेंस पता हो गया. क्लासरूम में जो पढ़ाई जाती है वो टेक्स्ट बुक्स होती है. राइट. जैसे आपने खुद बताया कि मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम विंग में काम करने का है. तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. हमने करिकुलम डेवलप करना होता है और उस करिकुलम की बेस पे एक और इदारा होता है जो कि टेक्स्ट बुक्स डेवलप कर रहा होता है. और कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, किताबें जो हैं वो क्लास में पढ़ाई जाती हैं. करिकुलम जो होता है वो टेक्स्ट बुक्स जो हमारे टीचर प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट होता है. राइट.
सो नाउ कमिंग टू योर टफ क्वेश्चन, एज आई सेड, आपने फरमाया कि 1983 से, आई डोंट नो वेयर यू गेट दिस एग्जैक्ट फिगर 1983. नहीं, 93 मैंने कहा, और दैट वाज एन एग्जांपल ईयर. इट वाज एन एग्जांपल. हाँ, तो मतलब हमारे सुनने में यही आता है कि हमारे, लेट्स सपोज अगर कंप्यूटर साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, तो कंप्यूटर साइंस की हमारी जो बुक्स हैं वो 97 की चल रही हैं. अब वो एक्सेप्टेबल मेरे लिए वो नहीं था, तो अब इसको मैंने. अच्छा, इसको दो तरीक़ों से हैंडल कर लेते हैं. देखिए, मैथ्स का पोर्शन अगर आपके वो 93 से चल रहा है तो वो शायद एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स इज़ नॉट गोइंग टू चेंज रैपिडली. ठीक है, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको भी ये नॉलेज में आ गया कि 1993 से ऑनवर्ड्स वो किताबें वही चल रही हैं, तो वो प्रॉब्ली एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए. क्योंकि बच्चा स्कूल आए, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालॉजी ड्रॉ कर लें टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, अगर बच्चा स्कूल आए और वो देखे कि उसने फ्लॉपी ड्राइव पढ़ ली, उसने फ्लॉपी ड्राइव्स के तमाम इन्स एंड आउट्स पढ़ लिए, तमाम मॉडल्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, और बच्चा घर जाता है तो उसके बाबा उसको आईपैड पकड़ा देते हैं. सो ये हमारे एक डिसकंटेंट क्रिएट कर देता है कि बच्चा जब स्कूल में होता है उसको कुछ और पढ़ाया जा रहा होता है, और जब वो बच्चा घर आता है उसको कुछ और पढ़ाया जा रहा है. नाउ इट डज़ नॉट मीन दैट आई एग्री विद योर स्टेटमेंट. मैं सिर्फ आपकी स्टेटमेंट को इलेबरेट कर रहा था. राइट. अच्छा, अब जैसे आपने कहा ये आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स हैं. एज ए सेड, आप अगर स्टडी अक्रॉस द बोर्ड इसको फ्लैटली अप्लाई करना चाहें तो वो नहीं है, ये इट इज़ इनकरेक्ट. मैथ्स के अंदर जब नीड आती है तो करिकुलम बॉडीज़ जो होती हैं प्रोविंसेस की या गवर्नमेंट की, प्रोविंसेस की या फेडरल गवर्नमेंट की, वो उसके अंदर चेंजेस करती रहती हैं. मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया, ये सब्जेक्ट्स जो हैं. हाउएवर जो ये रैपिडली चेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपने कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल ली, एंड मूविंग फॉरवर्ड और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर रिपीटिवली चेंजेस आ जाती हैं. अब मैं अगर आपको एक जेनेरिक ट्रेडिशन बता दूं, नॉर्मली क्या होता है, हर 5 साल के बाद किताब की करिकुलम की इवैल्यूएशन की जाती है, और किताब हर साल इवैल्यूएट. कुछ किताबें ऐसी हैं जो 10 साल तक इवैल्यूएशन के प्रोसेस से नहीं गुजरने की ज़रूरत है, कोई रिगरस इवैल्यूएशन उनकी नहीं हो रही होती. जैसे मैथ्स की एग्जांपल अगर आप ले लें, लेकिन कंप्यूटर साइंस की एवरी ईयर दे गेट reviewed, they get updated, and this is a standard procedure. This is a standard procedure since 2000 and I mean, if I'm correctly quoting the figures, 2018 onwards. इससे पहले एक इंस्टेंस हमारे पास आया था कि बच्चों को फ्लॉपी ड्राइव पढ़ाई जा रही थी, ठीक है, और उसको फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके उसको ख़त्म कर दिया गया. सो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी. 2018 के बाद वो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है जिसमें कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स हम यानी कि एवरी ईयर उस बुक्स को हम एवेलुएट करते हैं. और लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि अपडेट होते रहते हैं. जी, बेसिकली 2018, डोंट पिन इट टू 2018 से पहले भी इस तरह के प्रोसीजर एग्जिस्ट करते थे. हाउएवर कंप्यूटर साइंस के अंदर अब इतनी रिगरस चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, तो अब जो नई सेटअप है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर साइंस हर साल को एक दफ़ा में उनको देख लेना चाहिए. और ये भी आपको आपके नॉलेज में है कि कंप्यूटर साइंस जाके एक सर्टन एज ग्रुप के बाद, ऐसा नहीं है बच्चा फर्स्ट क्लास में ही कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू हो जाता है. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस रियलिटी. डोंट पिन इट टू 2018, रीज़न बीइंग मल्टीपल फैक्टर्स, बट द करंट स्टेटस इज़ कि द बुक्स दैट नीड्स एवरी ईयर रिव्यू gets review every year. Those books, they don't need every year review. We cannot spend a heavy amount of money as we are already resource scarce country. तो हम इतनी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते एक मैथ्स की किताब जिसको रिव्यू के बाद भी उसकी वही शक्ल निकल जानी. Exactly. I hope I have answered your question. Let's get back to our topic कि challenges क्या हैं पाकिस्तान में प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ एजुकेशन. जिस तरह अगर हम देहातों में देख लेते हैं, वहाँ पे एजुकेशन का सेक्टर जो है वो इतना अच्छा नहीं है. और इवन ये नहीं है कि वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स भी होते हैं. ये भी नहीं है कि वहाँ पे टीचर्स नहीं है, वहाँ पे टीचर्स भी होते हैं. लेकिन फिर भी एक्सेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि टीचर्स अगर होते भी हैं तो वो स्कूल नहीं जाते, उनकी जॉब्स लगी हुई होती हैं, उनकी सैलरीज आ रही होती हैं. यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वो ट्राई नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या चैलेंजेस वहाँ पे आ रही हैं. अच्छा, इसको एड्रेस करने से पहले आई सर्टेनली कम टू योर क्वेश्चन. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. आई एम श्योर यू नो दिस, बट फॉर योर ऑडियंस इट हैज़ टू बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड. जब हम कहते हैं ना एजुकेशन, तो एजुकेशन के अंदर 3 स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन है. आप पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें ताकि मूविंग ऑन फॉरवर्ड जब हम ये बात कर रहे होंगे तो देयर वुड बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. देखिए, एजुकेशन को 3 तरीक़ों से पाकिस्तान के अंदर
दिया जा रहा है। नंबर 1 जो हम एलीट स्कूल्स कहा जाता है, ठीक है, आई वुड नॉट नेम देम फॉर ऑब्वियस रीजन, बट यू आई होप योर ऑडियंस एंड यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सेकेंड इज लो कास्ट प्राइवेट स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स जो कि गली मोहल्ले में है लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक सेक्टर ऑफ एजुकेशन है। इसी के अंदर हम पब्लिक सेक्टर को भी इंक्लूड कर देते हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स ये काम करते हैं, ठीक है। और तीसरा है मदरसा स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, वो भी तालीम आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये 3 स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन हैं जिससे मिलके आपके तालीमी निज़ाम बन रहा होता है, सही है। तो अब आप एक्सेस की जब आप बात करते हैं, अब आप अपने माइंड के अंदर एक स्केच ड्रॉ कर चुके होंगे अभी तक कि एलीट एजुकेशन मीन्स इट हैज़ टू बी इन अर्बन सेंटर्स। एलीट एजुकेशन सिस्टम वुड बी आइसोलेटेड इन अर्बन सेंटर्स, इस्लामाबाद में होंगे, मेजर सिटीज़ में होंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होंगे। उनके लिए क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर होता है, उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता कि वो रूरल सेक्टर में चले जाएँ। रूरल सेक्टर में इंटरवेंशन करती है हमेशा गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, जैसे आपने खुद अभी फरमाया कि सर बहुत ज़्यादा दूर के स्कूल हैं, वहाँ पे स्कूल्स ही नहीं एग्जिस्ट करते। ये चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं उनका बन पा रहा होता। वो ब्रेक इवन जो फिगर्स होते हैं, वो जो भी उनके अकाउंटेंट्स उनको फिगर्स बताते हैं, वो मैच ही नहीं कर पा रहे होते। दे डोंट फाइंड इट लुक्रेटिव इनफ कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस कर सकते। तो ओनली ऑप्शन इज़ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, वो इस वजह से वहाँ पे जो इंटरवीन करे। सो पहली चीज़ ये है। इसी के साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन। We always talk about problems. We don't come to the solution. I'll take this opportunity to come to the solution. हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज के, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया, रिसोर्सेज के हमारे इश्यूज़ हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे अंदर कल्चरल बैरियर्स भी हैं जिसकी वजह से हम एजुकेशन को इस तरह से अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेटर ऑन गोइंग इनटू योर पॉडकास्ट हम इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। और थर्ड, अर्बन रूरल जो डिवाइड है। रूरल सेंटर के अंदर सेग्रीगेशन है। आप यहाँ से आज अर्बन सेंटर के अंदर सॉरी आप यहाँ से अभी चले जाएं, यहाँ पे हम अभी बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, यू विल फाइंड स्कूल आफ्टर स्कूल्स। इतना ज़्यादा स्कूल यहाँ पे खुला हुआ है। वी आर सिटिंग इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, देयर आर अराउंड, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन विद माई फिगर्स, अराउंड 40+ यूनिवर्सिटीज़ हियर। हाउएवर, आप नूरेवाला चले जाएँ, आप कहीं और चले जाएँ, फैसलाबाद चले जाएँ, वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जबकि आबादी रावलपिंडी इस्लामाबाद से ज़्यादा होगी। सो ये सारे इश्यूज़ को भी हमने देखना है। सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिसी मेकर्स के प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिसी का इशू है। अगेन हमने इसको इस तरह से इंसेंटिवाइज भी करना है कि प्राइवेट सेक्टर्स वुड फाइंड इट मोर बेनिफिट कि वो वहाँ पे रूरल सेंटर जहाँ पे लोग नहीं जा सकते वहाँ पे जा सकें। सो एक्सेस ऑफ एजुकेशन के अंदर जो 3 मेजर चैलेंजेस है, जस्ट टू बुलेट देम क्विकली फॉर यू। नंबर 1, रिसोर्सेज का इशू। नंबर 2, कल्चरल इशूज़। राइट। नंबर 3, अर्बन रूरल डिवाइड जो हमारी एग्जिस्ट करती है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली गेटिंग फेडेड अवे। नंबर 3, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन एजुकेशन का कहा था, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ अर्बन सेंटर्स में है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा यहाँ से बाहर चले जाएँ, यू गो टूवर्ड्स द माउंटेन, यू विल फाइंड नो इंटरनेट देयर आर फ्यू इंटरनेट फैसिलिटीज़। तो ये रियलिटीज़ हैं जो कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। एक बच्चे को एक बच्चा अगर स्कूल आता है तो उसको बेसिक फैसिलिटीज़ स्कूल के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। एक दीवार होनी चाहिए ताकि वो बच्चा प्रोटेक्शन फील करे। इफ़ ही हैज़ टू गो टू अटेंड द वॉशरूम होना चाहिए स्कूल्स में। ऐसी चीज़ें आप इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर स्कूल्स के अंदर चले जाएँ, ड्यू टू सर्टन लेवल ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये चीज़ें बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को डिस्करेज करती हैं कि बच्चा स्कूल की तरफ ना आए। और ऑन टॉप ऑफ दिस, जैसे आपने फरमाया, एक्सेस ऑफ एजुकेशन में जो सबसे बड़ा हमें इशू लगता है, आई विल पुट इट रिसोर्स, और हम लेटर ऑन अगर आप चाहें तो उसको फर्दर डिवाइड। राइट, ओके। इफ आई आस्क यू दैट हाउ हैज़ एक्सेस टू एजुकेशन इन पाकिस्तान चेंज्ड ओवर ईयर्स, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसमें उनने एक्सेस टू एजुकेशन को एड्रेस किया है। एक टर्म यूज़ की जाती है बहुत कॉमनली, शायद आपने भी सुना होगा, अक्सर औकात न्यूज़पेपर पे और आगे पीछे ये देखे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो बच्चे जो कि स्कूल से बाहर हैं। ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से मल्टीपल स्टेजेस पे। बहुत सारी इंटरवेंशंस गवर्नमेंट ने किए हैं कि वो बच्चों को स्कूल में लेके आएँ या स्कूल को बच्चों तक लेके जाएँ। अब ये दो चीज़ें आपने, 2 एस्पेक्ट में आपको ये समझने की ज़रूरत है। लाजमी नहीं है कि बच्चे को हम स्कूल ही लेके आएँ, जो कि ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था। अब ऑनलाइन मेथड ने, जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, अब हम स्कूल को बच्चे की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स 2 डायरेक्शन नाउ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसी इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके थ्रू बच्चों की तरफ जा रहे हैं
और बच्चों को इनक्रेज कर रहे हैं कि वो स्कूल्स की तरफ आएँ। करंटली हमारी जो इनरोलमेंट है वो 58% है जो ऑफ आर होल 5 से लेके 16 साल के जो ब्रैकेट के बच्चे हैं 58 मिलियन है। 22 मिलियन बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल है। वी आर अमंग्स द मोस्ट टॉप कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, अमंग्स मोस्ट टॉप कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। इसमें अगेन ऑब्वियसली जब हम फिगर्स देख रहे होते हैं तो हम एक फिगर्स और फैक्ट्स को जब हम देख रहे होते हैं कुछ फैक्ट्स हम निगलेक्ट करते हैं। आपने ये भी याद रखना है कि वी आर ऑल्सो द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड और वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन, हमारी बहुत यंगेस्ट पॉपुलेशन है। तो इस वजह से शायद फिगर जस्टिफाई ना हो सके कि 22 मिलियन बच्चा क्यों आउट ऑफ स्कूल है, ये फिगर हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ड्यू टू हाई नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन ये फिगर इस वजह से हाई है। तो ये 22 मिलियन जो बच्चा है वो आउट ऑफ स्कूल है अभी जो करंट स्टेटस है। और इसमें एक और चीज़ मैं क्विकली चिप इन आपके लिए करता जाऊँ, एक्सेस टू एजुकेशन की आप बार बार बात कर रहे हैं, इसमें एक और चीज़ आपके नॉलेज में लाजमी होनी चाहिए कि जब बच्चा इनरोल होता है वो 58% बच्चा इनरोल हो जाता है, लेकिन आप ये तो देखें जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकलता है वो कितने % बच्चा होता है। सेकेंडरी एजुकेशन से जब बच्चा आता है 58% तो बच्चा आ गया, वो कहीं ना कहीं दरमियान में हमसे स्लिप हो रहा होता है। एंड ड्यू टू कल्चरल रीजंस, ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, फीमेल्स की शादियाँ हो जाती हैं उसके बाद वो परस्यू नहीं कर रही होती पढ़ाई करना। दिस इज जस्ट वन रीज़न दैट आई टोल्ड यू। फीमेल्स लुक्रेटिव, बच्चे पेरेंट्स को लुक्रेटिव नहीं लगता कि जी बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आजकल हालात आपके सामने हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आई डोंट हैव टू ब्रेक इट डाउन टू यू, आपको खुद पता है कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी हैं। तो उसमें पेरेंट्स के पास दे फाइंड दैट पर्सन एज 25,000 15,000 रुपीज़ किड, वो ये समझते हैं ये बच्चा मुझे 15-20 हज़ार रुपये ला के दे सकता है अगर मैं इसको लेबर में चाइल्ड लेबर की तरफ लेके चले जाऊँ। एग्जिस्टिंग ऑल द लॉज, जितने भी लॉज एग्जिस्ट करते हैं वो उसको चाइल्ड लेबर की तरफ लेके जाता है, रादर देन वो उसको कहे जी मैं अभी इसको 12-15 साल की तालीम हासिल करवा लूँ और उसके बाद फिर ये अच्छी अर्निंग कर सके। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपने इसके एक्सेस टू एजुकेशन के अंदर 2 पार्ट्स को देखना है और हमेशा से दिस इज़ अ पॉइंट टू थिंक फॉर योर ऑडियंस एज वेल एज टू यू, आई एम पुटिंग इट बिफोर यू कि ठीक है हमारी फिगर्स 58% है, आउट ऑफ स्कूल हमारे जो हैं 22 मिलियन बच्चे हैं, लेकिन ये चीज़ भी मैं बड़ा हमेशा एम्फेसिस करता हूँ कि आप ये भी देखें जो 58 मिलियन बच्चा आ रहा है उसमें 2 चीज़ें लाजमी देखें। नंबर 1, वो बच्चा प्रॉपरली एजुकेशन हासिल कर पा रहा है। तालीम कहीं पे भी अकेला नहीं यूज़ किया जाता, तालीम और तरबियत ये 2 चीज़ें यूज़ की जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू वांट टू टच इट आई विल ऑब्वियसली टच इट लेटर ऑन इन योर पॉडकास्ट। और दूसरी चीज़ ये देखनी होगी कि कहाँ पे हमारे लूप होल्स हैं जहाँ से बच्चा स्लिप हो जा रहा है। 58% भी तो हम रिटेन नहीं कर रहे। जब बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है तो आई हैव टू चेक माई फिगर्स बट देयर मैक्सिमम 10% बच्चा ऐसा है जो हायर एजुकेशन से निकल के चला जाता है और वो 10% भी शायद हम जॉब मार्केट में अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। सो देयर आर मल्टीपल लेयर्स इन दिस इफ़ यू अंडरस्टैंड उमर। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, एक तो आपने कहा कि 12-15 साल अपने पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छी सैलरीज होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि कोई अच्छी सैलरीज नहीं होती 12-15 साल पढ़ाने के बाद भी। एक तो ये चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आपने फिर अपनी कन्वर्सेशन में ये भी कहा कि उनको हम एकोमोडेट नहीं कर पा रहे। तो ये 2 मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो वो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दूसरा, चाइल्ड लेबर की आपने बात की, तो उसके ऊपर कोई हैं तो लॉज तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाला कोई डिपार्टमेंट है हमारे पास या नहीं है? आई विल कम टू योर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपने सवाल पूछा। देखिए, मैं ख़ुद इस बात को एग्री करता हूँ, बल्कि इनफैक्ट एडमिट करता हूँ कि एक बच्चे को हम 15 साल 18 साल की एजुकेशन देते हैं और उसके बाद एक MBA ग्रेजुएट को हम कहते हैं आप यार ये 15,000 या 13,000 या 20,000 की नौकरी कर लो, ठीक है। उस बच्चे की नौकरी जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट है, उस बच्चे की नौकरी शायद मेरे ड्राइवर जो कि मेरे पास 20-25 सालों से काम कर रहा है उससे कम होगी। मेरा एक ड्राइवर जो कि पे स्केल में किसी तरह प्रमोशन लेते वो आज 1 लाख रुपए शायद ड्रॉ कर रहा होगा मुझसे, लेकिन वो बच्चा जो MBA करके आया उसको कोई भी सेक्टर अगर आप उठा के देख लें वो 15-20 हज़ार रुपये पे करेगा। तो मैं एग्जैक्टली जो बात करना चाह रहा था, आई एम सॉरी इफ़ इट केम अक्रॉस एज अ कॉन्ट्रडिक्शन, आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन इट टू यू कि बेसिकली ये रियलिटी है। रियलिटी ये है कि हम अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, आउट ऑफ देयर रिसोर्सेज पढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, जब आपने इंट्रोडक्शन मेरा लिया, मुझे आई हैड द चांस टू वर्क इन एंड स्टडी इन इंग्लैंड। वहाँ पे मैंने मोस्टली अपनी जो यूनिवर्सिटी की कॉस्ट है वो खुद बेयर की, और जितने मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे थे उनने भी अपनी यूनिवर्सिटी की कॉस्ट खुद बेयर की। तो वहाँ पे पढ़ने का मॉडल एक डिफरेंट मॉडल है।
मैंने MBA जो आप लोगों ने यहाँ पे 3, साढ़े 3, 4 साल का करवाते हैं, वही MBA मैंने 1.5 साल में कंप्लीट किया था। उसकी वजह क्या है? वो 1.5 साल मैंने अपनी जेब से पैसे दिया था। मैं अगर आपको अक्सर मैं ये मिसाल देता हूँ, अगर हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है तो ये मिसाल मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि ये रेलेवेंट है टू योर क्वेश्चन। देखिए, आप मैनेजमेंट की एग्जांपल ले लें। आपके पास कभी भी मैनेजमेंट में इस तरह से नहीं होगा कि मैं आपको एक टास्क दूंगा, आप वो टास्क कंप्लीट करके मुझे वापस करेंगे, ठीक है? मैं वो टास्क लूँगा और आपको कहूँगा आप 4 दिन छुट्टी पे चले जाओ। फिर उसके बाद आप वापस आएंगे, मैं फिर आपको एक टास्क दूंगा, फिर आप 4 दिन छुट्टी वो टास्क कंप्लीट करेंगे, अपनी पेस पे काम कंप्लीट करेंगे, और आप मुझे जब देंगे मैं कहूँगा जाएँ जी 2 महीने की और छुट्टी कर। इज दिस द रियलिटी ऑफ जॉब मार्केट? नो, इट इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ जॉब मार्केट। द रियलिटी ऑफ जॉब मार्केट इज़, आज आप मुझे एक काम पकड़ाएंगे, पैरेलली आप मुझे दूसरा काम पकड़ाएंगे, पैरेलली आप मुझे तीसरा काम पकड़ाएंगे, और करते करते मेरे पास 5-6 काम आ जाएंगे। उनको मैंने प्रायोरिटाइज़ करना है। अगर हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सीखेंगे प्रायोरिटाइज़ करना, तो हम कहाँ सीखेंगे? हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, जिसके मैं जैसे शुरू में मैंने कहा, आई वुड नॉट रिपीट इट। बाहर के एक्सपोजर से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं। पहला सेमेस्टर ख़त्म होता है, बच्चे को 2 महीने की छुट्टी दे दो, ऐसा ही है, और एक सेमेस्टर 4-4 महीने का खींच दे रहो, क्योंकि फ़ीस जो है वो वालिद साहब पे कर रहे हैं, वालदा पे कर रही हैं, कोई और पे कर रहा है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बच्चे खुद पे कर रहे हैं, ठीक है? वो बच्चे को छुट्टी दे दो जी 2 महीने की, बच्चा चला जाता है, 2 महीने की छुट्टियाँ कर रहा है, समर वेकेशन आ गया, फिर वापस 2 महीने बाद आता है, फिर एक 4-5 सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर चल पड़ता है, फिर 4 महीने की छुट्टी आ जाती है। उसको मल्टीपल टास्किंग, प्रायोरिटाइजेशन, नोइंग द प्रेशर, वो बता ही नहीं जाता यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। नहीं, और उसमें ये भी होता है ना, अब जिस तरह अगेन कंप्यूटर साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, तो कंप्यूटर साइंस के बैचलर्स को 8 सेमेस्टर्स तक खींचने की ज़रूरत ही नहीं है जी। तो ये भी तो करिकुलम प्रोवाइड किया गया ना उनको, अच्छा, और आप लोगों की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया जी। अच्छा, इसमें अब 2 चीज़ें देखने वाली हैं। हमने ये नहीं बताया कि आप करिकुलम उसका खींच के पढ़ाएं कि आप 2-2, 3-3 महीने की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी उनसे ले लें। हमने ये नहीं कहा कि छुट्टियों के दिन भी आप उनसे पैसे ले लें। ये as I said, these are few realities, few tough realities that somehow the policymakers have to look into this, and probably I have no doubt they are already looking into this, क्योंकि अब अफोर्डेबल नहीं है ना यार। अफोर्डेबल इस तरह से नहीं है कि 2 महीने वालिद साहब उस बच्चे की फ़ीस पे कर रहे हैं जो बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा, कॉलेज ही नहीं जा रहा। चलो स्कूल कॉलेज तो 2 मिनट के लिए छोड़ दो, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। जब वो जॉब मार्केट में आके बच्चा बैठता है, मैं खुद अक्सर देखता हूँ जब मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूँ, जब मैं उन नए फ्रेश बच्चों के साथ बैठता हूँ, आई गेट स्केयर्ड बिकॉज उनको प्रायोरिटाइजेशन का पता ही नहीं है। जो चीज़ पहले आएगी वो उसमें काम करना शुरू कर देंगे। उनको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ किस ऑफिसर की तरफ से आई है, किस स्टाफ की तरफ से आई है, कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। जो हत्ते लग जाता है शुरू में वो करने में। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सीखेंगे तो हम कहाँ सीखेंगे? ओके, आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन लेट्स सपोज प्रायोरिटाइज करने की आपने बात की, तो अगर हम देखें, लेट्स सपोज मैं यूनिवर्सिटी एक्स से हूँ, ठीक है, और यूनिवर्सिटी वाई का स्टूडेंट कोई आता है, आप एक्स और वाई में किसी यूनिवर्सिटी को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। कोई वाई का स्टूडेंट आता है तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी वाई, ठीक है। अब उसमें कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा वो कर दें कि जॉब सेक्टर में क्यों यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है बजाय कैंडिडेट को देखने के। जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये पूरे वर्ल्ड की रियलिटी है। आपने नाम नहीं लिया, आई अंडरस्टैंड, बीइंग ऑन द सेफर साइड इट इज़ गुड, लेकिन मैं आई टेक फ्यू नेम्स। क्या ऑक्सफोर्ड का बच्चा और पाकिस्तान में कोई सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी का बच्चा बराबर हो सकता है? नहीं, वो ऑक्सफोर्ड का और सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो बराबर हो सकता है। मैं उस पर भी आ जाता हूँ। देखिए, अगेन नॉट नेमिंग पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, जो हाई टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3 तरीके से जो हमारी एजुकेशन सेक्टर है वो चल रहा है। वो यूनिवर्सिटी जहाँ से बच्चा पढ़ के आया है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड है, उसका बच्चा वुड बी मच मैच्योर, मच पॉलिश्ड देन अ यूनिवर्सिटी जो आज भी ओल्ड पैटर्न पे चल रही है। मैं अगर आपको मिसाल लूँ, आपको खुद भी याद होगा, शायद आपके ऑडियंस भी इससे रिलेट कर पाएँ। अक्सर औकात आया करता था जी, सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 2 से लेके सवाल नंबर 10 तक 4 सवाल अटैम्प्ट करें,
सवाल नंबर 1 और 2 कंपलसरी है। अगर यूनिवर्सिटीज़ में वही वाला बच्चा पढ़ के आ जाएगा ये वाला मॉडल, ये तो बहुत पहले हमने पढ़ा हुआ है। जो आपने जैसे फरमाया कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को या कुछ कॉलेजेस के बच्चों को प्रेफर किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उनने समहाउ अपने आप को अलाइन कर दिया है इन्हीं रिसोर्सेज में, अपने आप को अलाइन कर दिया है बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से। और ये R&D में इन्वेस्टमेंट के बाद ही होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी यूनिवर्सिटीज़, आप यू कैन थिंक अबाउट इट, कोई भी यूनिवर्सिटी में R&D का डिपार्टमेंट ही कोई नहीं एग्जिस्ट करता। वही हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो गाइडेंस आती है उन्हीं को लेते हैं और आगे लेके चलना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ गुड। दी हायर एजुकेशन की जो गाइडेंस है, अगर इफ़ यू अलाउ मी टू से दिस, वो हायर लिमिट नहीं है, बेंचमार्क नहीं है। वो बेसिकली आप अगर हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है बस इससे नीचे ना जाइएगा प्लीज़। हम तो उसी स्टैंडर्ड को बेंचमार्क बना लेते हैं। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इफ़ यू अलाउ मी टू से दैट, वो इनको भी मीट करते हैं स्टैंडर्ड्स को और अपने बेंचमार्क्स भी सेट कर लेती हैं ताकि बच्चे ऊपर से ऊपर चले जाएं। और अगेन मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट का ज़रूर कहूँगा, आप कभी अपने इस पॉडकास्ट में 3 बच्चों को बुलाएं। एक मदरसा स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन के बच्चे को बुलाएं, एक आप प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के एजुकेशन दोनों में से आप सेलेक्ट कर लें जो आपको एक्सेसिबल है, और तीसरा आप एलीट स्कूल के बच्चे को बुलाएं। उन तीनों से आप डिस्कशन करवा लें और इन तीनों को आप कहें आप आपस में ज़रा डिस्कस कर लें। आप यकीन करेगा 5 मिनट के बाद कमरे में खामोशी होगी। इनके पास कोई कॉमन टॉपिक नहीं होगा बात करने के लिए। एलीट स्कूल वाला बच्चा रियल मैड्रिड्स की बात कर रहा होगा, फुटबॉल की बात कर रहा होगा, वेकेशन की बात कर रहा होगा। मिडिल लेवल टीयर का बच्चा, वही मैंने जैसे आपको बताया, उसकी एक अलग राम कथा होगी। और जो मदरसा स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन से बढ़ गया उसकी एक अलग रियलिटीज़ हैं। सो मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी एजुकेशन सेक्टर के अंदर डिसकंटेंट है, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिपिटीज़ हैं, और हर जगह ऐसे पाया जाता है। लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है, लेकिन जब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे, जब तक हम इनको सामने टेबल पे ला के खड़ा नहीं करेंगे, तो हम इनको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने कल्चरल लिमिटेशंस की बात की, अब मुझे थोड़ा सा कल्चरल विद दैट हम सोसाइटल फैक्टर्स पे भी बात करेंगे कि वो किस तरह से मैटर करती हैं एक्सेस टू एजुकेशन पाकिस्तान में स्पेसिफिकली। देखिए, कल्चर के अंदर एक तो नंबर 1 हमारे आजकल अगर आप उठा के देख लें तो मैं इसको इस तरह से देखूंगा कि सबसे पहले हम जेंडर को इसके साथ टच कर लेते हैं तो इट वुड बी वेरी इजी टू एक्सप्लेन। हमारे कल्चर के अंदर अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो शायद आपकी भी नॉलेज में ये होगा कि ख़वातीन के लिए कोई 2 से 4 प्रोफेशन रखे जाते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ, या नर्स बन जाओ, या फिर टीचर बन जाओ। इंजीनियर्स की तरफ उनको लेके नहीं जाने दिया जाता था। आर्म फोर्सेस में अगर वो चली जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे जैसे कुछ गुनाह हो जाएगा। अच्छा, टीचर्स भी वो वाली टीचर्स बनना जो कि लड़कियों को पढ़ाएं, लड़कों की तरफ ना जाएं, लड़कों को वो ना पढ़ाएं। सो माय पॉइंट इज़ दिस, ये कल्चर बैरियर है। एक बच्ची को पता ही है मैंने तीन उसमें जाना है, और मेडिकल में तो सोसाइटल बैरियर है जी, कल्चरल बैरियर है। ओके, कल्चर आप पे प्रेशराइज करता है। आप देखिए, आपका सोसाइटी और कल्चर आइसोलेशन में नहीं चलता। यू आर ऑल्सो मुस्लिम, टर्किश पीपल इज टर्की में भी मुस्लिम रह रहे हैं, उनकी सोसाइटी और आपकी सोसाइटी अगर रिलीजन है, रिलीजन एक है, तो शायद हमारे कल्चर्स भी एक होने चाहिए। हमारे कल्चर्स बहुत डिफरेंस है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सोसाइटी इज़ डिफरेंट। सो आपकी सोसाइटी आपके कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है, आपका कल्चर आपका सोसाइटी को, और रिलीजन भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप जानना चाहें उसमें डिटेल में हम चले जाएंगे। सो दिस इज़ अ फैक्टर, योर सोसाइटी इज़ अ फैक्टर टूवर्ड्स योर कल्चर। ठीक है, तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, उस बच्ची को जब पता है कि मैं मेडिकल पे तो जा नहीं सकी, क्यों नहीं जा सकी मैं मेडिकल पे? क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे। अब आगे मेरे पास नर्स और वो रह गया। बच्ची कोशिश करती है कि मैं पढ़ाई को छोड़ दूँ। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द कल्चरल बैरियर। दूसरी चीज़ ये, अक्सर थोड़ा पीछे अगर आप चले जाएँ तो कहा जाता है जी इसकी शादी हो जाएगी, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये भी एक कल्चरल बैरियर है। जबकि एक पढ़ी लिखी माँ एक पढ़े लिखे माशरे को जन्म देगी। आपके नॉलेज में होगा, ये एक बहुत फेमस कोट है, गिव मी 10 एजुकेटेड वुमेन, आई विल गिव यू अ जनरेशन, एजुकेटेड जनरेशन। इफ़ आई एम मिस्टेकन दिस कोट, ये कोट कुछ इसी तरह का है, इसके समरी को यही है, गिव मी 10 एजुकेटेड वुमेन, आई विल गिव यू अ एजुकेटेड जनरेशन। माँ की गोद ही पहला वो है, बच्चा सबसे पहली चीज़ अपनी माँ की गोद में सीखता है। अगर, और मैं पीछे आपको खींच के लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने कहा था तालीम ही मकसद नहीं है, तरबियत भी मकसद है। हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर हम अपनी ख़वातीन, अब आप ये देखें, दिस इज़ अ रियलिटी, 48% ख़वातीन हैं हमारी। 48% अगर एजुकेटेड नहीं होंगी तो फिगर्स किधर चले जाएंगे?
सो ये भी एक जैसे मैंने आपको कहा कल्चरल है, क्योंकि हम एजुकेशन को आउटपुट के लिहाज से देखते हैं कि जी बच्ची पढ़ेगी तो वो जॉब ले लेगी, बच्ची पढ़ेगी तो वो डॉक्टर बन जाएगी, बच्चा पढ़ेगा तो वो इंजीनियर बन जाएगा। वो भूल जाते हैं कि बच्चा इंजीनियर बनने के बाद नौकरी लिए बगैर भी बहुत कुछ कर सकता है। मेरे पास ऐसी मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। दे स्टार्टेड देयर बिजनेस फ्रॉम अ वेरी वेरी बेसिक थिंग एंड नाउ दे हैव क्रिएटेड देयर एम्पायर्स। माई पॉइंट इज दिस। ओके, सो गवर्नमेंट के यहाँ पे कोई उनको एजुकेट करने के लिए या फिर इस चीज़ को कल्चरल जो लिमिटेशंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोई है जी यहाँ पे? बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलते आ रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए गवर्नमेंट तो हम हर चीज़ उठा के गवर्नमेंट पे लगा देते हैं। नहीं, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कोई इनिशिएटिव इस तरह से जिससे हम एजुकेट कर सकें, यानी कि कोई जिस तरह गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो वो अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं और अच्छी खासी कर रहे होते हैं। तो इस तरह की भी कोई एडवर्टीजमेंट या कोई टीवी पे एड्स चल सकते हैं जिससे हम कल्चरल लिमिटेशंस को थोड़ा सा कम कर सकें। ख़त्म तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हम। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इफ़ यू अलाउ मी टू दिस। आपके फैमिली के अंदर 5 ऐसी बच्चियां हैं जो डॉक्टर्स बन गई, दे आर अर्निंग गुड, दे गॉट मैरिड इनटू गुड फैमिलीज, दे हैव रेज्ड गुड चिल्ड्रन, दिस इज़ वन एग्जांपल। क्या वो बेटर तरीके से आपकी नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट कर सकेंगी या गवर्नमेंट कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, ऑब्वियसली वो कर सकेंगे, वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। माय पॉइंट इज दिस, हमने इनकरेज करना है। गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन ये जो रोल मॉडल्स हैं, यू बीइंग अ फादर, आई बीइंग अ फादर, एनीवन एल्स बीइंग अ फादर, मदर, दे नीड टू रोल मॉडल देयर किड्स, जो कि आज CSP ऑफिसर्स बन गई, लॉयर्स बन गई, डॉक्टर्स बन गई, इंजीनियर्स बन गई, हार्ड जॉब्स में चली गई, एयरफोर्स में चली गई। नहीं, दिस इज़ नंबर 1। कमिंग टू योर क्वेश्चन, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट स्ट्रांगली इंटरवीन करती है, हमेशा से कोशिश करती है कि ये जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, इस्लामाबाद जैसे इस्लामाबाद अगर आप देखें, मैं अक्सर इसको डिप्लोमेटिक सिटी कहता हूँ। इस्लामाबाद जैसे सिटी के अंदर हमने स्कूल्स बना दिए, बच्चियों के अलग, बच्चों के अलग। क्यों बनाए? कि यार एक्सेस ऑफ एजुकेशन फिर से इम्प्रूव हो सके। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वी विल प्रमोट, हम जी एडवर्टाइजमेंट लगा दें। गवर्नमेंट साइलेंट एक्शंस करती है। जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट का काम रेगुलेशन करना है। गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव बनाया इस्लामाबाद जैसे सिटी के अंदर, जहाँ पे अगर आप बाहर जाएँ तो शायद मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में कहीं भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उनको अलग कर दिया। मे बी इससे इनरोलमेंट बेटर हो जाए। अब देखें ना, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स एग्जैक्टली ऑफ दैट कंट्री, बट कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको फ़ाइन होगा, पेनल्टी होगी अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन तक। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे थोड़ा सा इस पर देखना पड़ेगा, लेकिन इस तरह की कोई इनिशिएटिव्स जिस तरह अगर आपके पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स को आपके वो होगा पेनल्टीज़ होंगी अगर वो पढ़ाएंगे नहीं अपने बच्चों को, तो इस तरह की कोई इनिशिएटिव्स होने चाहिए प्रमोट, क्योंकि प्रमोशन में फिर वही अपनी मर्ज़ी आ जाती है और मर्ज़ी मेरे ख्याल में मर्ज़ी से कोई काम यहाँ पे नहीं करता, और ख़ासकर जहाँ पे आपके पैसे लग रहे हो। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको इस पर एक बड़ी फ़नी और बड़ी क्विकली एक स्टोरी सुना देता हूँ। मेरी एक बड़ी अच्छी कॉलीग, शी इज़ असिस्टेंट कमिश्नर राइट नाउ, उनने एक मेरे साथ बड़ी अच्छी स्टोरी शेयर की। उनने कहा मैं एक दफ़ा एक रेडे वाले पे चालान करने चली गई, मैंने उसको 10,000 का चालान पकड़ा दिया। वो एक स्कीम इनका एक इनिशिएटिव था कि ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं इनको ख़त्म करें। मैंने एक रेडी वाले को 10,000 का चालान पकड़ा दिया, उसने रेडी की पकड़ा दी मुझे, मैडम इसको बेच के 10,000 पूरे कर दीजिए। उसकी रेडी 10,000 की नहीं थी। अगर हम उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को चालान शुरू कर दें जो पेरेंट्स ऑलरेडी बच्चों की फ़ीस नहीं पे कर सकते, ये दिस वुड बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। नाउ योर इनिशिएटिव जो आप फरमा रहे हैं, ये इस लेवल पर देखिए, हमने स्टिक और कैरेट की अप्रोच लेके चलनी है। ठीक है, हम ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 से लेके 16 साल का बच्चा कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन हो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 25A। ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमने उसको इस तरह से इंसेंटिवाइज करना है कि वो एजुकेशन में, रादर देन हम फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई टोटलिटेरियन रिजीम नहीं है यहाँ पे। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम उसको उस तरफ नहीं लेके जा सकते कि हम उस तरह से इन्फोर्स करें। आई नीड टू चेक कि ये कौन सी आप कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऐसे इनिशिएटिव्स लिए आते हैं ताकि उनको इनकरेज किया जा सके कि वो एजुकेशन की तरफ आ जाए। तो अगर आप मेरे से ज़ाती तौर पे पूछेंगे तो मैं हमेशा से यही कहूँगा, बीइंग इन सर्विसेज एज वेल एज बीइंग इन पार्ट ऑफ इट, और इवन इन जनरल पब्लिक, बीइंग अ जनरल पब्लिक एज वेल, मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट इस तरह से इनिशिएटिव्स ना ले कि वो उनको पेनलाइज करे कि आप बच्चे को भेजें स्कूल, अदरवाइज पेनलाइज हम कर देंगे। इनिशिएटिव दे दे,
उनको इस तरह से इंसेंटिवाइज कर दे कि बच्चे खुद भी स्कूल आ जाए। मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जहाँ पे वो उनको कुकिंग ऑयल्स, जब फीमेल स्टूडेंट आती है उनको 2 कुकिंग ऑयल देना शुरू कर दिए, दूध के डब्बे देना शुरू कर दिए, स्कूल के अंदर लंच देना शुरू कर दिया। अब आपको पता है हमारी रियलिटी क्या है, हमारे यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, स्टंटेड ग्रोथ, बच्चा ही बड़ा नहीं हो रहा, 2-2, 4-4 फुट के बच्चे हैं, क्यों? न्यूट्रिशन ही पूरी नहीं है। तो स्कूल के अंदर ऐसे इनिशिएटिव्स आना शुरू हो गए गवर्नमेंट ने, और ये गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज से मीट करना शुरू कर दिया, अपने बजट एलोकेशन रखना शुरू कर दिया कि बच्चों को आप ऐसे करें कि उनको लंचेस स्कूल में प्रोवाइड करना है। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो उनकी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी, नंबर 1, नंबर 2 उनको इंसेंटिवाइज मिल जाएगा कि बच्चे स्कूल के अंदर आएँ और उनको लंच और फ्री खाना मिल रहा है। तो इस तरह के इनिशिएटिव गवर्नमेंट करे ताकि लोग आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकरेज हों, आपके पेरेंट्स इनकरेज हो, इंस्टेड ऑफ पेनलाइजिंग दैम। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल भी दी, दिस वुड बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। ओके, अब अगर हमने कल्चरल लिमिटेशंस की बात कर ली, अगर हम देखें कि डिफरेंटली एबल फेस जो होते हैं उनके लिए यानी कि एक्सेस ऑफ एजुकेशन में क्या डिफरेंस है और जो नॉर्मल होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंटली एबल जो हमारे बच्चे हैं, गवर्नमेंट अगेन कोशिश ये करती है कि उनके लिए स्कूल्स ऑलरेडी ऐसे बनाए जाएं जो कि उनके लिए एक्सेसिबिलिटी और इन चीज़ों के को अकोमोडेट कर सकें। लेकिन डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो जेनेरिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि सारे बच्चे फेस कर रहे हैं, दूसरे वो प्रॉब्लम है जो उनकी अपनी नीड है। एक बच्चा लेट्स से वो वॉक नहीं कर पाता, हमारे स्कूल्स में रैंप ही नहीं है, बच्चा कैसे स्कूल आएगा? एक्सेस तो हमने उसी को काट दिया, उसने सारे वो चैलेंजेस फेस करने हैं जो कि एक जनरल बच्चा फेस कर रहा है। उसके अलावा उसने ये भी फेस करना है कि वो बच्चा जो रैंप पे नहीं है, वो बच्चा शर्मिंदा हो रहा होता है कि जी मैं एग्री। सो डिफरेंटली एबल बच्चों को, और मैं शायद आपके प्रोग्राम के और आपके पॉडकास्ट के इससे मैं एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहता हूँ कि मैं शायद इस इनिशिएटिव से भी इनकरेज करूँगा ऐसे इनिशिएटिव लेने के जो हमारे डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल स्कूल्स के अंदर आना चाहिए। उनके लिए अलग से उनके लिए स्कूल बनाने से बेहतर है, क्योंकि देखिए जब उन्हें नौकरी में आना है, जब उन्हें जॉब में आना है, तो उनको कोई अलग से हम उनको नहीं देंगे। फिर मैं बार बार वही बात करता हूँ, अगर हम स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सीखेंगे तो हम कहाँ सीखेंगे? घर पे नहीं सीखेंगे, दोस्तों के साथ नहीं सीखेंगे। यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही, आप बैक एंड से उठा के देख लें, हायर लर्निंग कहा जाता है यूनिवर्सिटीज़ को। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के उसमें ये रिकॉर्ड पे लेके आना चाहता हूँ कि जितनी भी डिफरेंटली एबल हमारे बच्चे हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ताकि वो बच्चा आ सके। टू आंसर योर क्वेश्चन, उन पे जेनेरिक चैलेंजेस तो ऑलरेडी उनके पास हैं, उसके अलावा इस तरह के चैलेंजेस जो उनकी लिमिटेशंस हैं उनको भी अगर हम एड्रेस नहीं कर पाते तो उनके लिए मल्टीपल 2 pronged चैलेंज। इसी को अगर हम थोड़ा आगे लेके चलें, एथनिक माइनॉरिटीज़ के हवाले से अगर क्वेश्चन किया जाए तो फिर क्या? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा इस पर, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। देखिए, जब हम कहते हैं माइनॉरिटीज़, ठीक है, जब हम कहते हैं माइनॉरिटीज़ तो वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स हियर, ठीक है। माइनॉरिटीज़ का मतलब है रिलीजियसली माइनॉरिटीज़ भी हैं, ठीक है। मैं शायद पंजाब के अंदर माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन मैं अपने इलाके में मेजॉरिटी में हूँ। मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ और मैं आपसे भी ये सवाल आपके सामने रखना चाहूँ, मुझे सिर्फ एक लॉ ऐसा बता दें जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट होगा, प्लीज़ एक लॉ। माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट तो कोई भी लॉ नहीं है। आई एम कमिंग टू दिस, मैं सिर्फ एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहता हूँ। हम अक्सर ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़, हम तो ऑब्वियसली इसको एग्री कर जाते हैं समाव जब हम उसको रिबर्ट नहीं करते कि हमारे मुल्क के अंदर जी माइनॉरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ठीक है, आइसोलेटेड एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं और हर जगह करती हैं, क्या इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में उधर नहीं हो रहा? अलाउ मी टू से दिस, कोई एक भी ये इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं जो कि माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं, इंडिविजुअल एक्ट्स। स्टेट कभी नहीं करती। अगर स्टेट करेगी तो स्टेट, जैसे इंडिया के अंदर आर्टिकल 370 को उठा लिया गया, ये स्टेट का एक्ट था। हमारे पाकिस्तान में प्लीज़ एजुकेट मी ऑन दिस कि क्या आज तक माइनॉरिटी के कोई ऐसा एक्ट बनाया गया है? 1-2 एग्जांपल्स हैं, आई डोंट वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस, और शायद आपके कमेंट्स में ये बात आएंगी, जब वो आएंगी तो हम उनको एड्रेस कर लेंगे, लेकिन उनका भी एक बैकग्राउंड है, दैट आल्सो हैव अ बैकग्राउंड, और उसको बैकग्राउंड को आपने रिलीजियस उससे अटैच कर देना, तो आपको इस बात की सेंस आ जाएगी। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन,
माइनॉरिटीज़ को स्कूल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको बहुत अच्छी हमारी आयतें याद हो जाती हैं। हम उनसे पूछते हैं यार हमें नहीं याद, आपको कैसे याद? वो कहते हैं जी हम इस्लामियात की क्लास पढ़ते थे, हम भी आप लोगों के साथ पढ़ लिया करते थे। ठीक, अब ये एक इशू है। उनके लिए एक अलग उनकी अपने रिलीजन से रिलेटेड किताबें होनी चाहिए। मैं आपको एक और चीज़, वैसे हमारे साथ स्कूल में ये होता था कि वो पाक स्टडी फिर पढ़ते थे, इस्लामियात की जगह एथिक्स पढ़ते थे। हाँ, कुछ सब्जेक्ट अच्छा, होता था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने क्योंकि टेकिंग योर वर्ड्स, एथिक्स सिर्फ नॉन मुस्लिम्स नहीं पढ़ना, नहीं ऑब्वियसली ये नहीं, मुस्लिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। हम ये समझते हैं वी हैव अ हायर एथिकल बैकग्राउंड, हम बहुत ही कोई एथिकली, अच्छा शायद इसी वजह से नॉन मुस्लिम्स की जो एथिक्स होती हैं वो साइड उनका काफ़ी स्ट्रांग होता है। वेल आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस क्योंकि मैं शायद उससे एग्री नहीं करता। लेकिन एनीवेज, मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि पहले हमारे स्टेट क्या करती थी, उन्हें कहती थी आप इनको इस्लामियात ही पढ़ा दें, क्योंकि 98% जी हमारी पॉपुलेशन। अल्टीमेटली इस पर बात की गई, बात उठी, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, इनके लिए एक और सब्जेक्ट निकाल लेते हैं जिसको एथिक्स का नाम दे देते हैं, इनको इखलाकियात पढ़ा दी जाए। फिर कोई उठे क्रिटिक, उन्होंने कहा यार ये समझ नहीं आ रही बात कि इखलाकियात सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है, मुसलमानों के लिए तो हम कहते नहीं जी वो तो इखलाकियात इस्लामियात के अंदर शामिल है। अब स्टेट इस चीज़ पे इस रियलिटी को अंडरस्टैंड कर चुकी है। और ये देखिएगा ये उमर ये एक एवोल्यूशन है। पहले क्या होता था, इस्लामियात ही पढ़ा ली जाती थी, फिर इवॉल्व हुआ, इवॉल्व होने के बाद फिर क्या हुआ, एथिक्स आ गई। उस टाइम पे शायद एथिक्स भी एक मेजर जंप था नॉन मुस्लिम्स के लिए कि चलो यार इस्लामियात तो नहीं पढ़नी पड़ रही ना, एटलीस्ट हम ठीक है एथिक्स पढ़ना शुरू। अब मेजर जंप से कहाँ पे बात आके खड़ी हो गई है, अब खड़ी होगी अब हमारे 2022 का जो करिकुलम बन रहा है उसके अंदर आप देखिएगा कि इन नॉन मुस्लिम्स इनका भी अलग जो है करिकुलम बन रहा है। क्रिश्चियनिटी का करिकुलम बन रहा है, भाई का करिकुलम बन रहा है, और जितने हमारे हिंदुज़म है, सिखिज़म है, इन सब के करिकुलम बने। दिस इज़ अ मेजर इनिशिएटिव दैट गोज़ टू आवर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एट द मोमेंट। तो जस्ट टू ऐड टू दिस, अब हमारे माइनॉरिटी फ्रेंडली होने लग गई हैं, तो वही चैलेंजेस जो कि एक नॉर्मल बच्चे को हैं वो इनको भी होंगे, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दिस उनको ये भी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि उनकी अपनी जो रिलीजियस हमारी उनकी बुक्स हैं, उनकी रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हमें स्कूल करिकुलम के अंदर इंक्लूड करना होगा। अब थोड़ा सा आगे कन्वर्सेशन लेके चलते हैं और ज़ीरो डाउन करते हैं। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे एक्सेस टू एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकती है पाकिस्तान में? आपने आखिर में वर्ड यूज़ किया पाकिस्तान में, मैं थोड़ा सा अगर आप अलाउ करें मैं पीछे से इसको लेके आऊँगा कि वर्ल्ड ने इतनी तेज़ी से कभी भी ग्रोथ नहीं देखी जितनी तेज़ी से उसने चाइना में देखी। हिस्ट्रीज़ लग गई, आप पीछे से अगर हिस्ट्री को उठाते आए ना, आप देखिएगा कि पहले, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊँगा, आप रोमन एम्पायर्स को देख लें, वो गिरते गिरते 100 साल, 2 साल लग गए उनको, खड़े होते 2 साल लग गए। उसके बाद पर्शियन एम्पायर, ये बल्कि इनफैक्ट पैरेलली थी, उनको भी खड़े होते 2 साल, गिरते भी 2 साल लग गए। फिर आप यहाँ हमारे मिडल ईस्ट में इधर पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में आ जाए, मुग़ल एम्पायर्स, उसके बाद ये जो ब्रिटिश राज था, ये पहली दफ़ा देखा है कि 70 सालों के अंदर इवन मैं 70 भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, ये लास्ट 1970 से ऑनवर्ड्स चाइना ने रैपिडली इंक्रीज़ कर लिया और ऐसे ऊपर चली गई जैसे कि इट इज़ नाउ बिकमिंग अ कंपेटिटर टू दी ग्लोबल पावर विच इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। ये हुआ कैसे? ये टेक्नोलॉजी ने किया। इससे पहले हिस्ट्री ने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, इतनी तेज़ी से एक जनरेशन खड़ी हो गई। आप उठा के देख लें, किताबों में लिखा हुआ है, आप अगर किताबें पढ़ने के शौकीन हैं आप उठा के देख, बहुत ज़्यादा आपको किताबें भी देखने की जरूरत, बेसिक आप किताबें पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है चाइना में 70s तक ओपियम बिकता था और वहाँ पे रेवोल्यूशन आया और 70 सालों के अंदर, आई एम सेइंग 70 रिपीटिवली, लेकिन बेसिकली ये 50 साल हैं। 70 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो प्रोसेस टाइम भी मैं उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। 1970 ऑनवर्ड कोई ऐसी रैपिड चेंज आई कि आज चाइना में हर चीज़ चाइना में बन रही है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे आ रही हैं। अब ये बात आपकी क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू आंसर योर क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी जो है उसने प्रोसेसेस को बहुत फास्ट कर दिया। जैसे मैंने पॉडकास्ट के शुरू में आपको बताया 22 मिलियन आउट ऑफ स्कूल बच्चा है हमारा। अगर हम टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन से उनको स्कूल कॉलेजेस में लेके आना शुरू कर दें तो हमें इतना ज़्यादा तेज़ भागना नहीं पड़ेगा
जितना अगर हम अभी भी ट्रेडिशनल मॉडल्स पे लेके चलना चाहें. तो टेक्नोलॉजी इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम अपने आउट ऑफ स्कूल बच्चे और इवन क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी साइड आज का आपका टॉपिक नहीं है तो मैं उसको इतना ज़्यादा टच नहीं करना चाह रहा. आपका टॉपिक क्योंकि एक्सेस से रिलेटेड ज़्यादा है, तो जो हमारी एक्सेस वाली साइड है उसमें भी इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी वुड इम्प्रूव द रियलिटी इंशाल्लाह. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं एक्सेस ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने में पाकिस्तान में, और इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं? पहले मैं इंडिविजुअल पार्ट पे आना चाहूँगा. देखिए, मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट सिर्फ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है. वो रेगुलेशंस बनाए, रूल्स बनाने के बाद प्राइवेट सेक्टर को पकड़ा दे कि भाई आप खुद से करना शुरू करते हैं. इंडिविजुअल कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं. मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैंने अपने बच्चे को तालीम देनी है और अच्छी तालीम देनी है. ना सिर्फ तालीम देनी है बल्कि तरबियत देनी है. हम वील गो बैक टू द मॉडल दैट वी हैड वंस. हमारे घर से तालीम का निज़ाम, तरबियत का निज़ाम शुरू होता था पहले. अगर आप पहले उठा लें, हमारी वालदैन, वालिद साहब, वालदा, दादी अम्मा, ये हमारे ग्रैंड फादर्स, ये हमें एजुकेट किया करते थे बातों में. हमें पता भी नहीं चलता था, हम उन्हें टाइम दिया करते थे, वो हमें टाइम दिया करते थे. सबसे पहले इंडिविजुअल कैपेसिटी में वी नीड टू गिव टाइम टू आवर किड्स. वी नीड टू लिसन टू दैम, वी नीड टू सिट विद दैम. आज का बच्चा जो चैलेंजेस फेस कर रहा है उमर, वो मैंने, हमारे पेरेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने कभी फेस नहीं किया. इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इफ़ यू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट कि आज का बच्चा क्या चैलेंज फेस कर रहा है, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे कि ही कैन गो इन टू एनी अदर साइट्स दैट ही वॉन्ट्स टू गो. स्टिल हमने उसको कन्विंस करना है कि बेटा आपने उधर नहीं जाना. वो कैसे होगा? हम बात ही नहीं कर रहे अपने बच्चों से, हम उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे. सुबह नौकरी करते हैं, शाम को हम कहीं और बैठ जाते हैं, बच्चों के साथ टाइम ही नहीं. सो इंडिविजुअल कैपेसिटी में पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंटिंग को हमने सिर्फ माँ और बाप के साथ अटैच कर दिया. मदर और फादर, पेरेंटिंग को भी तो मतलब पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग की ज़रूरत है थोड़ी बहुत. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा, गिव मी 10 एजुकेटेड मदर्स, आई विल गिव यू अ गुड जनरेशन. ये एक हिस्टोरिक फैक्ट है. और ऐसे ही हुआ. लोगों ने अच्छी फैमिली लाइफ को, हमारा अगर आप सोशल कल्चर उठा के देख लें, बहुत अच्छी फैमिली लाइफ थी हमारी. और मैं इवन थी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं माजरत खाऊँ उसके लिए. इवन अभी भी है, अभी भी हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, आप कभी दुनिया में बाहर चले जाएं तो बड़े एक्जैक्टली ये मैंने काफ़ी इसके बारे में सुना हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो एटलीस्ट आपको जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, बजाय इसके कि बाहर जो आपको कल्चर का आपने पॉडकास्ट के शुरू में बात की और सोसाइटी को आपने उसके साथ लिंक किया. मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा. कल्चर बेसिकली क्या होता है, आप मछली को पानी से निकाले ना तो मछली तड़पने लग जाती है. जब तक वो पानी में होती है उसको पता नहीं चलता कि वो एग्जैक्टली पानी में है, थैंकलेस हो जाती, थैंकलेस किस्म के उसको फील करे. लेकिन जैसे ही वो पानी से निकलती है वो तड़पने लग जाती है. इसी तरह इंसान का है. जब आप आपको अपने कल्चर से निकाल के आपको मैं कहीं बाहर भेजूंगा ना, या आप कभी बाहर कहीं जाएंगे, आपको फील होगा कि एग्जैक्टली मेरा कल्चर ये था. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर कल्चर यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंट्री. सेम गोज कि मैं मछली को बाहर निकालता हूँ तो वो तड़पने लग जाती है. इसी तरह बंदे को हम अपने सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी प्रोटेक्ट कर देती है हमें कि हम समझते हैं शायद ये तो टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ें. सो मैं कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंडिविजुअल कैपेसिटी में वी हैव टू इम्प्रूव, लुक इन टू मॉडर्न वेज टू बिकम अ गुड पेरेंट्स. ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. ठीक है, हमने अपने बच्चों को टाइम देना है, उनको सुनना है. ठीक है, टीचर्स, इंडिविजुअल कैपेसिटी में टीचर्स भी उसके बाद आ जाएंगे. टीचर्स ने अपने बच्चों को कॉन्टिन्यूस एजुकेशन की तरफ लेके जाना है. ऐसा नहीं है कि वो जी मैथ्स में, जैसे आपने खुद बताया 1993 की किताब है. कॉन्टिन्यूस एजुकेशन का मतलब ये है कि वो खुद भी तो पहले अपडेट हों, वो भी तो चेक करें कि दुनिया में क्या नए एजेस आए. और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं. आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर पेरेंट्स, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर टीचर्स. एग्जैक्टली. We are sitting here, we are competing with the world that maybe my parent would find very difficult. My grandfather अगर यहाँ पे वो आज है, वो कहेंगे कितनी तेज़ दुनिया हो गई. So we need to educate them. और पेरेंट्स, टीचर्स का इसमें बड़ा रोल है कि वो पहले अपने आप को अपडेट करें और उसके बाद वो बच्चों की तरफ आए. अगेन आपने अक्सर ये देखा होगा कि पिछली सोसाइटी में अगर कोई बच्चा कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो उसका चाचा उनको रोक लेता था, मामू उनको रोक लेता था, खाला उनको रोक लेती थी कि यार ये हरकत नहीं करना. इवन सो इतना करियाने वाला रोक लेता था
जो ग्रॉसरी स्टोर होता है ना बाहर वाला, उधर रोक लेता। अगर किसी बच्चे ने कोई लेट्स से कोई सिगरेट पीनी है, पान खाना है, तो वो अपने मोहल्ले के किराने वाले से नहीं लेता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथे मोहल्ले जाके लेता था। वो क्यों उधर जाता था? क्योंकि उसे पता होता था कि ये किराने वाला जिसका कोई कंसर्न नहीं है, उसने तो पैसे ले लिए सिगरेट के, उसने मेरे वालिद साहब, भाई, चाचू, मामू को बताना है और अल्टीमेटली बात घूम के मेरे घर आ जानी है। अब ये जो कंटेंट, ये जो हमारा जो एक कनेक्शन था, ये ब्रेक हो गया। आप अगर आज उठा के देख लें, बच्चा आपको खुद कहेगा आपको क्या लगा मैं अपने पैसों से पी रहा हूँ। तो हमने इस कनेक्शन को दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश करनी है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम किराने वाले को कह दें जी मेरे बच्चे को मारो, इसका ये हरगिज़ मतलब, वी नीड टू नो द बाउंड्रीज ऑब्वियसली। ये इस पे अगर आप कोई और प्रोग्राम करेंगे, आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मेनी डिटेल्स ऑन मेनी थिंग्स, ताकि उसको समराइज करना बाद में मुश्किल हो जाता है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा सोशल एक बाउंड था, इसको हमने दोबारा से रिवाइव करना है, ठीक है। उसके अलावा इंडिविजुअल कैपेसिटी, जैसे हम इंडिविजुअल हैं, हमारा क्या है, वी नीड टू लुक एट अ चाइल्ड एज अवर नेक्स्ट जनरेशन। ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, यही हमारे बाद आएगी, जैसी भी है, अच्छी है, ये है, दिस इज़ आवर नेक्स्ट जनरेशन। सो दीज आर दी थिंग्स दैट आई थिंक हमें लेके चलना होगा फॉर एज एन इंडिविजुअल अपने बच्चों को लिए। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी क्विकली, आई ट्राई एंड डू इट वेरी क्विकली। आपने कहा कि आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको करना चाहिए। नंबर 1, हमें गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ख़ुद से ऐसे इनिशिएटिव्स ले लेने चाहिए जो कि एक्सेस टू एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें। नंबर 2, ऑनलाइन मॉडल की तरफ हमें जाना चाहिए, मोर एंड मोर वी शुड गो टूवर्ड्स ऑनलाइन मॉडल। एंड नंबर 3, सोशल स्ट्रक्चर को हमें फर्दर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच साद, और इट वाज रियली नाइस। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, तो आई होप एवरीवन लाइक्स इट। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।